हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मेरा नाम अंतरिक्ष है एंड आज हम एक सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम जीतू सर से बात करेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं उसी नाम से उनको, और जानेंगे कि मतलब लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत महत्व रखती है, उनके बारे में क्या क्या नॉलेज जो है अपने को नहीं है। जो लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं उनको काफ़ी बेहतर इसके बारे में आइडिया रहता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा शो के अंदर जीतू सर को। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद इंस्पायर करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही रहेगा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जीतू सर नाम कैसे रहा आपका, कैसे जो है आपकी जो जर्नी है जेडीसीए की वो रही, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर पाए कि कैसे आपने स्टार्ट किया एंड क्या उसके पीछे का जो है कॉन्सेप्ट रहा है। ओके, बेसिकली मेरा नाम जो है वो जीतू तो बचपन से ही मॉम डैड ने नाम रखा था जितेंद्र। तो उसके बाद मुझे सब लोग जीतू जीतू करके ही वो बोलते थे एंड मोस्टली लोग जीतू भैया बोलते थे अपने गांव में। मोस्टली लोग जीतू भैया, जीतू बन्ना, जैसे भी वो है। देन उसके बाद 2014 के अंदर मेरी जो डांस एकेडमी वो स्टार्ट हुई थी। एंड उससे पहले मुझे जो बचपन में डांस का जो इंटरेस्ट था, बचपन से मुझे डांस में थोड़ा इंटरेस्ट था कि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेता था बिंदोली वगैरह, और इसमें तो मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आता था। और बचपन में एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मैं एक बार 5 ईयर्स का था, तो मुझे वो बैंड बाजे जो होते हैं ना गाँव में, जो बिंदोली में डांस करते हैं, तो मैं मुझे वो सुन सुन के वो म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैं उनके पीछे 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 भागता गया और 5 की एज में मैं गुम गया उस बैंड बाजे के साथ, और मैं चला गया। तो फिर मेरे फादर एंड मम्मी और ये बहुत परेशान हुए थे, तो देखा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। फिर कोई सडनली हमारे गाँव से कोई थे, उन्होंने मुझे ढूंढ के और मेरे घर पे ड्रॉप किया, और उन्होंने बोला कि यार ये आपका बच्चा म्यूजिक सुनते सुनते चला गया। तो मेरी जो जर्नी जो है वो म्यूजिक से कनेक्टेड है, और बचपन से मुझे म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। तो मुझे वो कहीं ना कहीं मतलब म्यूजिक कहीं भी बजता था तो मुझे कनेक्ट करता था, और मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता था। तो मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक में थोड़ा सा ज़्यादा था। देन उसके बाद म्यूजिक का जो शौक था, तो मेरे घर पे हारमोनियम, फादर जो मेरे थे वो हारमोनियम बजाते थे, बट वो कभी सीख नहीं पाए। मतलब आप कह सकते हैं कि 20-30 सालों से मेरे घर पे हारमोनियम है, लेकिन पापा ने उसको देखा है लेकिन कभी सीखा नहीं। अब मेरे अंदर म्यूजिक का जो टैलेंट था मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने सडनली जो मेरे टीचर है, जो मेरे फर्स्ट टीचर है सुरेंद्र जी सर, जिनका स्कूल था, फर्स्ट प्राइवेट स्कूल था हमारे गांव में। उससे पहले कभी प्राइवेट स्कूल हमारे एरिया में ओपन नहीं होता। 1996 की बात बता रहा हूँ मैं। एंड उस टाइम उन्होंने मुझे देखा, तो मेरा जो इंटरेस्ट था म्यूजिक की तरफ, तो मैंने हारमोनियम ऐसे देखा, और पता नहीं मुझे क्या इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने ऐसे सारे गामा ऐसे खुद से सीख लिया था। तो मेरे जो सर थे सुरेंद्र सर, उन्होंने मुझे बताया कि यार तू तो बहुत अच्छा प्ले करता है, किसने सिखाया? मैंने बोला सर मैं तो सीख गया। उस टाइम ना यूट्यूब ना कुछ, खुद से सीख गए। तो पता नहीं मैं कैसे सीख गया, मेरे फादर भी वंडर कि यार ये कैसे बजा लेता है ये खुद। फिर उसके बाद मुझे सर ने अप्रिशिएट किया, मेरे जो सर है मतलब उनको मैं बहुत मानता हूँ। मेरे फर्स्ट टीचर थे मेरे भैया, इवन कजन भैया ही है। एंड उन्होंने फर्स्ट प्राइवेट स्कूल हमारे, मेरे जो घर है वहीं पे स्टार्ट किया था। तो मेरा म्यूजिक में सर की वजह से उन्होंने, क्योंकि अपने को कोई तारीफ करता है 4-5 एज में, तो अपन को लगता है यार अपन को बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए टीचर तारीफ करता है। तो मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने धीरे धीरे हारमोनियम में थोड़ा सा उसको सीखने की कोशिश की। देन मैं उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सीखा। तो मेरा बहुत किस्मत था कि उन्हीं दिनों में सर बहुत नई नई एक्टिविटीज करवाते थे, लाइक म्यूजिक कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन। फर्स्ट प्राइवेट स्कूल था, आप समझ सकते हो 1996 की बात बता रहा हूँ, कितना क्रेज होगा उस टाइम एक गांव जैसे एरिया में। तो देन उसके बाद ये हुआ, और मेरी किस्मत थी कि उस प्रोग्राम में मेवाड़ मुरली मनोहर शास्त्री जी आए थे, जो कह सकते हैं कि इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजी हैं, वो हैं। और मेरी किस्मत थी कि वो उस दिन जज में आए थे, और मुझे बताया गया कि हमारे स्कूल का एक टैलेंटेड लड़का है जितेंद्र, उसने हारमोनियम प्ले किया है एंड आपके सामने सुनाना चाहते हैं। तो मैंने वो पूरा प्ले किया, मतलब लाइक ओम जय जगदीश शेयर है, मुझे याद है, लकड़ी की कांटी, बहुत सारे मैंने प्ले किया था उस दौरान बिना कुछ सीखे से। देन उन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि इसको म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट है, और वो फोटो मेरे पास अभी तक है। तो मेरी जो जर्नी है वो म्यूजिक से काफ़ी कनेक्टेड है, और मुझे म्यूजिक से प्यार है। देन उसके बाद मैं बहुत अच्छा डांस करता था। मैंने बहुत सारे कंपटीशन उस दौरान प्राइवेट स्कूल में, मतलब सारे गवर्नमेंट स्कूल में 15 अगस्त 26 होती थी, तो बहुत अच्छा उनका फंक्शन होता था। तो हमारे स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से मैं और मेरे फ्रेंड्स प्रेजेंट करते थे, और मैंने वहाँ काफ़ी सारे प्राइजेस जीते। जो मेरे डायरेक्टर सर थे उन्होंने मुझे डांस सिखाया था। उस टाइम उनका भी स्कूल नया था, तो उन्होंने मुझे डांस वगैरह सिखाया। तो मुझे धीरे धीरे म्यूजिक एंड डांस दोनों में इंटरेस्ट आता गया। ऐसे देखते देखते 4-5 साल, 6-7 साल निकले, और बचपन से मुझे
मेरे गाँव में जब भी कोई बिंदोली होती थी, अरे यार जीतू तेरे को बुलाते हैं, अब मैं डांस करता, और मुझे देसी डांस करने में बड़ा मजा आता था। तब तो टेक्निकली डांस नहीं करते थे, बट देसी डांस करने में बड़ा मजा आता, तो काफी लोग तारीफ करते थे, यार तू बहुत अच्छा डांस करता है। बट कभी ऐसा सोचा नहीं कि अकेडमी, उस दौरान 2003 में मैंने कंपटीशन जीते हैं। मेरा जो फर्स्ट डांस था, मैं ऋतिक रोशन सर को देख के वो मूवी आई थी जिसमें वो कह दो ना सॉन्ग है, देखा तुमको जब से, हाँ। जो करीना कपूर एंड ऋतिक रोशन सर की वो मूवी है, उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इनके सर जैसा डांस करूँ। तो मैंने 2 दिन के अंदर वो देखा एंड मैंने डांस किया, और उस दौरान मैं फर्स्ट आ गया विदाउट। बाकी सारे जो दूसरे जो हमारे पार्टनर थे या जो कॉम्पिटिटर थे, वो सब लोग सीख रहे थे सर से, बट मैंने नहीं सीखा था। मैंने कहा कि मैं खुद से कर लूँगा, और वो सब रिजेक्ट हो गए, और मैं फर्स्ट आया था उसके अंदर। तो वो वहाँ से मुझे लगा कि मैं डांस थोड़ा कर लेता हूँ। बट वही कि डबोक जैसे एरिया में तो डांस को लेकर उस टाइम भी कोई क्रेज नहीं है ना, अभी कुछ इतना है। लेकिन फिर धीरे धीरे जर्नी शुरू होती गई डांस के दौरान, तो मुझे लगा कि यार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। लेकिन उस टाइम तो कोई था नहीं। फिर उसके बाद हम लोग 2010 तक आए, तो 8th पास किया, 12th पास किया, कॉलेजेस में आए, ऐसा किया। तो मुझे बचपन से जो डांस की मैं जो जर्नी बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे जो इंटरेस्ट था मेरा, म्यूजिक एंड डांस, वो दोनों इतना अच्छा मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी ना कभी किसी एकेडमी जाके सीखूंगा। और डबोक जैसे एरिया में तो हमारा कोई सर्विस थी नहीं। देन मुझे लगा 2011 के अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं उस टाइम सीए की पढ़ाई कर रहा था। तो सीए की पढ़ाई करते दौरान मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा एग्जाम अभी 3 मंथ्स दूर है, क्यों ना मैं 1 महीने एकेडमी सीखूं। तो वहाँ पे मैं डबोक से सेक्टर 4 आता था, डांस एकेडमी, RSD ऑफ डांस एकेडमी है सेक्टर 4 में, वहाँ मैं सीखता था। वहाँ मेरे जो टीचर है, सेकंड टीचर जो मुझे मिले एक्चुअल में, सुमित सर, उन्होंने मुझे उनकी एकेडमी में गया और मुझे डांस सिखाया। 1 मंथ मैंने सीखा, और 1 मंथ के अंदर जो मेरा बचपन का जो टैलेंट था, उस 1 मंथ में मैंने इतना अंदर वो डांस को ले लिया था कि मुझे सर जैसा बनना था। जो मेरे सर थे सुमित सर, उस टाइम बहुत पॉपुलर थे, इवन आज भी सर बहुत पॉपुलर है। एंड सर से मैं बहुत सीखता हूँ, तो सर जैसा मुझे बनने का एक वो था। और उसी दौरान क्या हुआ कि उनकी डांस एकेडमी की परफॉर्मेंस थी कहीं पे, और हम लोग तो बिगनर्स थे। तो मैं फतेह सागर पे प्रोग्राम हो रहा था, और मैं उनका डांस देखने गया था। उस टाइम उनकी एकेडमी हर जगह विनर बनती थी, बहुत पॉपुलर थी RSD उस टाइम। तो उनका मैंने डांस देखा FS पे, और वो स्टोरी मेरी कनेक्ट कर गई। मतलब एक होता ना, किसी का डांस देखते हैं और हम लोग दिल को छू जाती है वो परफॉर्मेंस। तो मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ फतेह सागर पे पब्लिकली, मतलब मेरे ही सर की अकेडमी परफॉर्म करी, और हम भी एज ए स्टूडेंट, तो मैं देख रहा हूँ, और मुझे वो स्टोरी ऐसी कनेक्ट कर गई कि मुझे लगा ये स्टोरी तो हम लोग जैसे कि सिटी में तो फिर भी सपोर्ट रहता है डांस का। उस टाइम 2000 में 11-12 की बात बता रहा हूँ, सपोर्ट रहता है, लेकिन गांव में तो मेरे साथ यही हो रहा है, हम लोगों को भी सपोर्ट नहीं मिलता। और वो एक्ट ऐसा था कि है ना, डांसर को सपोर्ट नहीं मिलता। उसके पेरेंट्स है ना, जब कोई ट्रॉफी जीत जाता है तो बोलते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाता है या डांस में कुछ नहीं करता है, क्या करेगा नाच के, क्या करियर है इसके अंदर। तो वो सर ने वो स्टोरी बनाई थी, जो मेरे मतलब अभी तक वो स्टोरी की मैं बात करता हूँ तो दिल के तार हिल जाते हैं उस स्टोरी को देख के। तो वो स्टोरी जैसे मैंने देखी, उस दिन डिसाइड किया कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा। मैंने हमेशा से सोचा है कि मुझे ना सर जैसा बनना है। सर उस टाइम कोरियोग्राफर थे, मैंने कभी डांसर बनने का पहले कभी सपना नहीं देखा। मैं मुझे ऐसे ही फर्स्ट सीखते ही मुझे लगा मुझे कोरियोग्राफर बनना है। मुझे कभी आया ही नहीं कि मैं डांस करूं, वो चीज करूं। मुझे सिखाना ज्यादा अच्छा लगा था। तो उसी दौरान मेरी 2011 में मैंने डांस सीखा 1 मंथ। देन उसके बाद मेरे सीए के एग्जाम फिर से आ गए थे। तो सीए के एग्जाम देते मैं उस टाइम फेल हो गया था। देन मुझे लगा यार क्या हो रहा है, और उस टाइम मैं 3 टाइम्स फेल हो चुका था। देन सीए में क्या होता है, हर 6 मंथ बाद एग्जाम्स आते हैं, और जैसे आपका रिजल्ट आता है, उसके रिजल्ट आती है 3 मंथ्स बाद आपको फिर से, अगर आपको फिर रिपीट एग्जाम देना है तो 3 मंथ्स बाद वापस मौका मिलता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कहा यार 12th पास होती, CPT की फर्स्ट टाइम क्लियर, इधर डांस में भी अच्छे, सिंगिंग में प्ले करते म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसमें भी अच्छे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपन को करना क्या चाहिए। तो देन मैंने सोचा सीए में 3 टाइम्स फेल हुआ, फिर वापस 4 टाइम फेल हुआ। ये मेरी 1 मंथ की जर्नी है जो मैं डांस सीखा था। देन उसके बाद मेरे एग्जाम आ गए, तो मैं 1 मंथ ही डांस सीख पाया था। देन उसके बाद मेरा ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ बहुत तो वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो फिर मेरे फादर को भी मैंने बोला कि सीए क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करूँ। और फादर ऐसे कि स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर। जैसे ही कुछ ऐसा लगता है कि यार ये फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो मारते थे पापा, डांटते थे, जैसा हर फैमिली में होता है। लेकिन मेरे पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हम लोग वो ऐसे फैमिली कंडीशन में लिखा कि मतलब आप सेकंड आ गए तो आपकी बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की मार आपकी तैयार है।
तो फिर उसके बाद मैंने फादर को बड़ी मुश्किल से 4th टाइम भी मैं फेल हो गया था, तो मुझे लगा यार अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो मेरी एक फ्रेंड है, मैं जब 5th एग्जाम अटेम्प्ट दिया सीए का, मैं तब की बात बता रहा हूँ, मैं जैसे ही 5th अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से फेल हो गया, जैसे रिजल्ट देखा तो उस दिन मैं बहुत अपसेट था। मतलब ऐसा लगा कि मुझे दुनिया खत्म, सब कुछ खत्म, मैं 5 बार फेल हो गया, मैं जिंदगी में क्या करूंगा और मेरा आगे का कोई करियर नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कन्वर्सेशन हो रहा था कि यार मैं फेल हो रहा हूँ और मैं क्या करूँ, जस्ट ऐसे, मतलब मैं मुझसे बहुत छोटे हैं वो, बट मैं ऐसे उनसे एडवाइस ले रहा था। तो उन्होंने बहुत डांटा एक बार तो कि हार्ड वर्क नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बट फिर उन्होंने एक जो बात बोली मुझे वो याद है, उन्होंने ऐसा बोला कि डांस सीख रहा है ना कि सिखा रहा है। उस दौरान बस वो चीज़ मेरे दिल पे लगी। इतनी सारी जो उन्होंने कॉन्वर्सेशन की, डाटा पढ़ाई के लेकर, वो मेरे कोई मतलब इस कान से जा रहा था, इस कान से जा रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे वो जो बात थी वो मुझे ऐसी कर गई, मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद पूरी रात भर मैं सोया नहीं, और उस दिन एक बहुत बड़ा डिसीजन जो मैंने लिया, और मैं आज अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो डिसीजन मैंने लिया, कि मैंने कहा कि मैं सीए क्विट कर रहा हूँ। सीए बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे हो नहीं रहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ जिससे है ना मुझे खुशी मिले, क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था उसको करने के लिए। देन उसके बाद मैंने उस दिन रात को सुबह डिसीजन लिया, मैं सीए छोड़ रहा हूँ। पता नहीं मेरे फादर कितना मुझे मारेंगे, एक डर था कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, फैमिली रिएक्ट क्या करेगी। मेरी फैमिली में अभी तक जितने भी वो सब जॉब वाले ही हुए हैं, किनकी गवर्नमेंट जॉब है, किसी ने बिजनेस आज दिन तक किया ही नहीं मेरी फैमिली में। तो बहुत टफ डिसीजन था। इवन एक गांव में होता, सिटी में होता तो फिर भी चलो लोग समझते हैं उस चीज़ को, लेकिन फादर ने तो मुझे उस दिन जैसे ही बताया तो उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, करेगा क्या, ऐसा 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 ऐसा। मम्मी ने बोला, और मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला कि पत्थर डाल, ये डाल, वो डाल, मजदूरी कर, है ना, मैं तेरे को अब फंड रेज नहीं करूंगा, कुछ भी पैसे नहीं दूंगा, 5 बार फेल हो गया। और उनकी जगह वो बहुत सही थे, क्योंकि उनका डांटना एक अलग तरह से उन्होंने सिखाने के लिए था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे खुद की सुननी है। और उसी दौरान मैंने जब सीए छोड़ा और मेरी फ्रेंड की बात मुझे कनेक्ट कर गई कि डांस सीख रहा है ना कि सिखा रहा है, तो मुझे लगा कि अब मुझे डांस सिखाना चाहिए। जबकि मुझे एक्सपीरियंस कितना था, सिर्फ ओनली 1 मंथ। अब मुझे ऐसा था कि मुझे डांस अब नहीं सीखना है। मतलब मुझे जो 1 मंथ सीखा ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 5-6 साल की ट्रेनिंग ले ली उस 1 मंथ के दौरान। फिर मैंने बहुत इसके अंदर रिसर्च किया, मैं कैसे डांस को ऐसे सिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मेरे जो गांव के जो पड़ोसी बच्चे हैं, मेरा जो गांव घर है, उसमें सारे आसपास के जो पड़ोसी थे, उनको ये सब बात बता दी कि जितू भैया वहाँ पे डांस सीखते हैं। तो वो मुझे हर दिन कहते थे कि यार आप हमको डांस सिखाओ, डांस सिखाओ, डांस सिखाओ। लेकिन मैं उनको बोलता था नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे डांस ही सिखाना, तुरंत सबसे पहले जो मेरे पड़ोसी है बच्चे, जूली, विपुल, गगन, मनीष, खुशी, ये सारे बच्चे हैं, इनको मैंने बोला कि बच्चों इधर आओ, मैं तुम्हें आज से डांस सिखाऊंगा। बोले कहाँ सिखाओगे? मैंने बोला कि यार मेरे जो घर है, मेरे जो गांव में 3 घर है, हमारे गांव में मेड़ता में। तो जो मेरा सेकंड घर है, उसमें मैंने बोला कि यहाँ मैं आपको डांस सिखाऊंगा। और उस घर में कोई रहता नहीं था, कैसे मतलब लाइक फर्श भी टूटी फूटी है, तो जगह सिर्फ वही अवेलेबल थी। तो मैंने बोला आपको मैं यहाँ डांस सिखाऊंगा। 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ डांस सिखाऊंगा। बोले आप फीस कितनी लोगे? तो मैंने बोला कि फीस यार कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि कुछ सोचा नहीं है प्रोफेशनल, बट हाँ जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि आप लोग 300 रुपीज़ घर से पूछ के, और मैं आपकी फीस लूंगा 300। तो सारे बच्चों ने घर पे बात की। 2 दिन के अंदर बोले कि ये लो जितू भैया, सब मुझे जितू भैया बोलते हैं वहाँ पे। तो ये लो जितू भैया 300 रुपीज़, और आप हमको सिखाओ। तो मेरे पास उस टाइम मुझे याद है 10 बच्चे थे जो मेरे पड़ोसी बच्चे थे, वो मुझे सीखना चाहते थे। तो जैसे ही मैंने वो फीस ली, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी असली वैल्यू है। मतलब जो 300 रुपीज़ 2014 में इतनी बड़ी मुझे थी कि मुझे लाखों करोड़ रुपए मिल गए, ऐसा मुझे फील था। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ, मैंने उनको सिखाया इस तरीके से कि मज़ा आया। और मुझे कोरियोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन बच्चों ने जो फीस दी ना, उससे मुझे अंदर एक नया जितेंद्र, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर जन्म हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने उन बच्चों को सिखाया सर, और 1 मंथ तक सिखाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 मंथ सिखाने के बाद उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं दे सकते हैं, है ना। और तब तक मेरे 1 मंथ में, आप बिलीव नहीं करेंगे, गांव के अंदर 40 बच्चे हो चुके थे, इतनी सी जगह। ये जो जगह है ना सर, इतना स्पेस था, 40 स्टूडेंट हो चुके थे। और मुझे लगा कि 300 इंटू 40 यानी कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा अपन को। और ये अपन को ऐसा लगता है कि अपने पास इतने बच्चे होते थे, ये रेगुलर इनकम रहेगी अपनी। तो वो इनकम मुझे ऐसा लगा। देन उसके बाद 1 मंथ आती, उन्होंने बोला कि सर बहुत बच्चे रोए, मतलब आप
वो छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका उस टाइम ना तो इंस्टाग्राम ना यूट्यूब ना कुछ, कोई डाइवर्शन नहीं, बच्चों को तो जब सिर्फ खेलना और या तो डांस सीखना, वैसा हो गया था। तो 1 महीने बाद आए वो बच्चे कि बोले सर हमारे घर पे मना कर दिया, फीस नहीं हम लोग दे सकते। तो मैंने कहा क्या हो गया? बोले कि सर आप सिखाओ, हमें बहुत इंटरेस्ट, और रोते रोते ये सब बात बोलो। ये सारे जितने मेरे पड़ोसी थे उनका इतना अटैचमेंट हो गया था मुझसे, उन्होंने बोला कि यार सर हम लोग डांस सीखना, इतना उन्होंने मतलब मुझे बोला कि यार हमको डांस सीखना लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे जो गाँव में उसमें सारे जो बच्चे थे वो मैं बता रहा हूँ वो इतने सक्षम नहीं है कि फाइनेंशियली कि वो इतना पे कर पाए। तो उस दिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने बोला आप लोगों को मैं जिंदगी में कभी फीस नहीं, जब तक सिखाऊंगा मैं कभी आपसे फीस नहीं लूंगा। वो मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि वो बच्चे मुझे दिल के करीब थे, और हमारे गांव में मेरे फादर ने हिंदुस्तान जिंक से जॉब की, रिटायरमेंट लिया, तो हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी। तो मुझे लगा कि यार जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं इन बच्चों को दूंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। तो उस दौरान मुझे याद है मैंने 25 से 30 बच्चों को विदाउट एनी फीस मैंने सिखाया। उसमें से मैंने 3 to 4 मंथ्स में उन बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया कि हम लोग वहाँ से, हमें पता चला कि उदयपुर में कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हमें वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, नगर निगम मेला लगता है। तो हमने 2014 के अंदर विदिन 3 मंथ्स के उन बच्चों की ट्रेनिंग में हमने वहाँ परफॉर्मेंस किया। अब होता क्या है सर कि गाँव से निकले हैं, सबसे पहले कपड़े हैं नहीं बच्चों के पास अच्छे कंडीशन के, और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं कोरियोग्राफी का कि मैं उनको प्रॉप दे सकूँ, मैं उनको ड्रेस डिजाइन कर सकूँ, क्योंकि फर्स्ट था मेरा। तो हम नगर निगम में सर बिना जूतों के चले गए वहाँ पे परफॉर्मेंस करने, जो यहाँ दिवाली मेला होता है ना हर साल, यहाँ पे सारी एकेडमी, उदयपुर की टॉप एकेडमी वहाँ हमारे सामने, और हम लोग ऐसे लाइक की शर्ट फटे हुए किसी के, क्योंकि सब गरीब बच्चे थे और उस टाइम मैं इतना कैपेबल नहीं था। और हाँ, ये सब चीज सर मैं पापा से छुपा के कर रहा था। सबसे मेन बात, फादर रहते थे, मेरे 3 घर है, जो न्यू घर पे फादर रहते थे, और वहां से ये सब छुपा के पापा को नहीं पता होता था। मैं 4 से 8 इधर मैं बोलता था गाँव में घूम के आ रहा हूँ और मैं इधर डांस सीख रहा था, पापा को किसी को पता ही नहीं। फिर पापा को 1-2 महीने 3 महीने बाद पता चला कि ये कुछ तो कर रहा है अंदर घर में। तो फिर उनको पता चला, तो एक दिन देखने आए, इतने सारे बच्चे देख के उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो मुझे देखा और मम्मी को जाके बोला कि इसकी तो मर्जी आ जाए, करेगा ये वो, ये छोड़ दी पढ़ाई, कुछ कर नहीं रहा है, इसके जो मर्जी पड़ेगा वही करेगा। तो मुझे ऐसा लगा उस दिन रात को घर कैसे जाऊँ, बड़ी मुश्किल से मैं घर गया और चुपचाप मैं कमरे में आके सो गया। फिर मम्मी ने बोला यार पापा बहुत डांट रहा है, तू ये क्या नाचने वाला, ये कर रहा है। मेरे खुद के घर वालों ने मुझे बोल दिया था कि ये क्या कर रहा है तू। तो इधर से बच्चों का अटैचमेंट और इधर से फैमिली का प्रेशर। मेरे पास एजुकेशन बहुत अच्छी थी सर, मेरे पास उस टाइम मैं 12th पास होने के बाद मैं ये सीए का पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम कर रहा था, एमकॉम में इसमें आने जैसा था। तो मुझे लगा यार क्या करूँ, फैमिली भी नाराज नहीं होनी है, तो मैंने क्या किया कि सर पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू रखी। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, सीए कई एग्जाम बीच में छोड़े, उसके बाद मैंने एमकॉम किया, एमकॉम के बाद एमएचआरएम किया, और उसके साथ साथ मैंने आरएस की कोचिंग वो सब भी करी, ताकि वो फैमिली वाले ये बोले कि डांस पढ़ाई भी कर रहा है। तो फैमिली वाले क्या होते हैं कि जो ये पढ़ाई चीज के लिए वो आपको लाखों रुपए भी दे देते हैं। तो मुझे पापा फीस देते थे, मैं पापा को बोलता था हाँ ये मेरे कोर्स चल रहा है, तब पापा बोलते थे अच्छा चलो सीए छोड़ी, एटलीस्ट वो डिग्रीज वगैरह तो ये कर रहा था। और उसके साथ साथ मैं अपने पुराने घर पे ये डांस वगैरह भी चल रहा था। फिर मैंने फादर को एक दिन बोला कि पापा मैं जो करता हूँ ना, एक बार आप मुझे देखो और मैं क्या करता हूँ, आप मेरे साथ नगर निगम मेले में चलो। तो पापा को बड़ी मुश्किल से मैं मना के और नगर निगम मेले में लेके गया, और मैंने बोला आप देखो हमारे बच्चे, मैंने जो डांस सिखाया आप वो पूरा देखो। और उस टाइम मैं सारे डांस, लीड डांस में करता था। मैंने फिर सारे बच्चों को ऐसा, नगर निगम की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरा बच्चों को ऐसे बताया ऐसा ऐसा, तो वो सब टूटे फूटे कपड़े और ये सब जैसे तैसे उन्होंने परफॉर्म किया। बट उनकी परफॉर्मेंस में एक बात बहुत अच्छी थी कि उन्होंने कपड़े चाहे कैसे भी थे, बट उन्होंने जो डांस परफॉर्मेंस दिया उससे मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने फिर उनके वीडियोस देखे, मैंने बोला कि ठीक है। उस टाइम विपुल एंकर थे, उस टाइम विपुल एंकर प्रतीक्षा देव है, उन्होंने एंकर थी, उन्होंने मतलब वो जैसे ही वो डांस खत्म हुआ वो ऐसे आके ऐसे हमारे पैरों में गिर गए, और बहुत सुपर परफॉर्मेंस, सुपर कहाँ से हो ये सब पूछा वजह, हमने बोला डबोक से है। तो उन्होंने बहुत अच्छा तारीफ किया। तो हमें वहां से लगा कि डांस की वजह से वैल्यू बनती है, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ चीज वो मुझे समझ में आया। देन उनके बाद हम लोग घर आए, पापा ने बोला यार तू तो बहुत अच्छा करता है यार, और तो बड़े बड़े लोग भी तुझे जानते हैं यार, मैंने तो तुझे ऐसा नहीं जाना था। तो वहां पे मुझे फादर ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर मेरे फादर ने जो मेरा प्रचार किया, जो मेरे मार्केटिंग की कि यार ये तो डांस करता है, बड़े बड़े लोगों से करता है, गाँव में होते हुए कि यार मेरे फादर मुझे हमेशा स्टार्टिंग से डांटते ही थे, बट जैसे उनको लगा कि यार ये अच्छा काम करता है, तब उसके बाद उन्होंने, फादर ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद मैंने अपनी जो अकेडमी थी, जो मेरा पुराना घर था,
मैंने आगे मार्केट है डबोक चौराहे पे, वहाँ पे मेरी फर्स्ट जो मेरी डांस क्लासेस थी वो मेरी स्टार्ट हुई थी छोटे से, इससे थोड़ा सा बड़ा था, समथिंग 300 स्क्वायर फीट के आसपास डांस क्लासेस थी। और देन उसके बाद मैंने फादर के हाथों से वो ओपनिंग करवाई। मेरे जो सर है सुरेंद्र जी सर, उनके हाथों से मैंने ओपनिंग करवाई। और ये जर्नी मेरी वहाँ से 2014 से स्टार्ट हुई। और उसके बाद से मतलब 2014 के बाद से मैंने हमारे गांव में हर एक घर में एक डांसर्स मैंने सिखाया। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी मैंने उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते गए 2016-17 पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग सिर्फ डबोक में रहेंगे तो हम सब लोगों की ग्रोथ नहीं है, मेरी टीम की ग्रोथ नहीं है, बच्चों की ग्रोथ नहीं है। तो मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगा मैं क्या करूं ऐसा कि मैं ना, मतलब क्या हो गया था 2014 से 2017 तक हम लोग बहुत अच्छा उदयपुर में हर ऑडिशन में जाते थे, बच्चों के नाम हो गए थे मेरे स्टूडेंट्स। इवन उस टाइम पे डांस इंडिया डांस में सेलेक्ट हुआ था रॉक्सी स्टूडेंट, उसका यूट्यूब पे 100 मिलियन क्रॉस करने वाला है लाडलो देवरिया सॉन्ग। कोई जोधपुर से टीम आई थी, उन्होंने बोला कि यार आपका ये रॉक्सी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, इसको हम लोग, उसका हमने सिलेक्शन करवाया गाँव में होते हुए। और सिटी के जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे डांस एकेडमी है तो वो सब तारीफ करते थे, यार दबोक में जैसे आप वर्क कर रहे हो ना, वाकई में सैल्यूट आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उदयपुर की एकेडमी जो दूसरी थी वो बहुत हमको सपोर्ट करती थी कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं। देन उसके बाद मुझे लगा कि अब इसको कुछ करना चाहिए, इसको नेक्स्ट लेवल पे डांस एकेडमी को ले जाना चाहिए। हम दबोक में रह के ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देन मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यों ना है ना, जो मैंने फेस किया मेरे स्टूडेंट्स को लेकर कि वो लोग अच्छा डांस करें लेकिन कभी उनको स्टेजेस नहीं मिले, वो कभी आगे ऐसे अच्छा डांस करते हैं लेकिन उनकी अप्रोचेस नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरा ही एक स्टेज बनाया जिसका हमने नाम रखा JDC डांस शो सीजन 1। 2017 में हमने विदाउट एनी एक्सपीरियंस, पता नहीं था कितना एक्सपेंसिव लगता है, क्या साउंड सेटअप क्या रहता है, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने कहा कि अपना एक शो बनाते हैं JDC डांस शो। उसका मेन जो मुद्दे रहेंगे वो रहेंगे डांस, एक्टिंग एंड अवार्ड्स। डांस हमारे बच्चे सारे करते हैं, अब हमने इनमें एक्टिंग का एलिमेंट भी डाला कि आप लोग डांस के साथ साथ एक्टिंग ऐसी करो कि आप लोग उस एक्ट की वजह से आप लोग वायरल हो जाओ। देन बहुत सारे एक्ट बनाए, डांस के साथ साथ एक्टिंग करते थे। देन हमने अवार्ड सेक्शन रखा कि डबोक जैसे एरिया में ऐसे कितने नए टैलेंटेड है एंड लोग हैं इस आसपास के रूरल एरिया में, वो टैलेंटेड तो है लेकिन उनको स्टेज नहीं मिलता, उनको लोग नहीं जानते हैं। तो हमने उसी स्टेज में हमने वहाँ पे पूरी प्लानिंग की उस एरिया की कि कौन ऐसा है, क्योंकि हमने जो फेस किया, मुझे तो यही पता था कि गांव में मैं 25 किलोमीटर वहाँ से डबोक से उदयपुर आता था कि यार हमको डांस सीखना है, कोई चीज़ सीखनी है, लेकिन वहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। वहाँ के बच्चे, मेरे तो फिर भी फाइनेंशियल ठीक था तो मैं आ जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चों के सपने होते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने शो में सपोर्ट दिया जाए। तो हमने नए नए टैलेंट ढूंढे और 2017 में हमने अप्रोक्स 15 अवार्ड्स रखे थे, जिसमें बेस्ट सिंगर, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट कंपोजिशन, बेस्ट गिटारिस्ट, बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, ऐसे करके हमने 15 से ज़्यादा अवार्ड्स रखे। बेस्ट बिजनेसमैन, बेस्ट न्यू बिजनेसमैन। एंड उन अवार्ड को देने के लिए डबोक के जो नामी लोग हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस एंड वो लोग आए थे। देन 2007 में जैसे ही हमने ये शो किया, मतलब डबोक का सबसे बड़ा उस टाइम शो हुआ था। उस टाइम मेरी 3000 से ज़्यादा पब्लिक आई थी उस शो के दौरान, विदाउट एनी मार्केटिंग। और उस टाइम मुझे याद है 2017 में मेरे पास 250 स्टूडेंट हो गए थे सिर्फ डबोक से। हम लोग सुबह 9 बजे से बैच लेते थे, रात के 9 बजे तक बैच लेते ही जाते थे। मेरी पूरी जो टीम थी, जो मैं बच्चों का एक्स बता रहा हूँ, जो मेरे साथ स्टार्टिंग से थे, वो भी मेरे साथ उस दौरान थे और वो तब तक कोरियोग्राफर बन चुके थे। और वही लोग उन्हीं लोगों को डांस सिखा रहे हैं। देन हम लोगों का आगे जो मैंने उनके अंदर एजुकेशन दी, उन्होंने आगे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको एजुकेशन दिया और उन्होंने बहुत बड़ा डबोक के अंदर शो क्रिएट किया विदाउट एनी एक्सपीरियंस। उस इवेंट के दौरान मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखे। और एक फर्स्ट शो था, पब्लिक बहुत ज़्यादा आई और उसके बाद हमें लगा कि इस शो से ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने जो भी स्टोरी बताई आपकी, और आपने जर्नी बताई, स्टोरी भी नहीं कहूँगा मैं इसको, जर्नी बताई, आई थिंक जो भी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आई थिंक वो भी मोटिवेटेड ही फील कर रहे होंगे, बिकॉज मैं खुद मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ आपकी जर्नी जान के कि कितना आपने जो है अपना एक मेंटली भी स्ट्रगल किया है चीज़ों को लेके, और उसके बाद में आपने दूसरों के लिए भी जो है इतना कुछ सोच के और आज उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो मेरा इसमें से एक सवाल ये भी था, जैसा आपने बताया था कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी लाइफ में आ गए थे कि आप बहुत सारी चीजें जगल कर रहे थे, कि आप
घर वालों को भी खुश रखना चाहते थे, तो आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे थे, फिर आप बच्चों को डांस भी सिखा रहे थे। उसके बाद में आपके दिमाग में ये थॉट्स था कि आपको करियर वाइज क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या फिर पैशन फॉलो करना चाहिए। तो वो सारे जो थॉट्स थे, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स के दिमाग में रहते हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ पर्सनली कि आपने कैसे डील किया उसको, और कैसे जो है आपने उसको डिसाइड किया कि नहीं यार मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि रिजल्ट आपका दिख रहा है वो चीज का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब आपके थॉट प्रोसेस क्या था, कैसे आपने जो है उसे फिगर आउट किया। मैं जो ये अभी वाली जो जनरेशन है, जो इंस्टाग्राम जनरेशन जिनको मैं बोलता हूँ, और मैं उनसे बहुत उनको मैं हमेशा डांट, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी की जो जनरेशन है वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है। उन्होंने वो जोन देखा ही नहीं है जिसमें हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे ना, तो हम हाथ से पिच बना देते थे। वो जनरेशन हम लोगों ने फील किया है। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, मैं बहुत अच्छा प्लेयर भी हूँ, स्पोर्ट्स प्लेयर, मैंने सारे गेम खेले हुए हैं। तो हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे तो खुद बॉल लगवाते थे, खुद सब करते थे। आज की जनरेशन वालों को क्या सब सीधा सीधा मिल जाता है। एंड अभी का सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो है इंस्टाग्राम एंड फेस, जो ये स्नैपचैट और ये आ गया। तो मेरी लाइफ में भी जो मैंने जो सीखा है वो मैं अभी की जनरेशन को एंड मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बताना चाहूँगा कि आपका जो पैशन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता है कि ये इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, और इधर भी पता है मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो चूज नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे कंडीशन में दिल की सुननी चाहिए। जैसे मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सीए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में था, लेकिन सीए में मुझे मजा नहीं आ रहा था। लेकिन इधर 1 महीना डांस सीखा, और 1 महीने डांस के अंदर मुझे इतना, अभी तक मेरे अभी तक 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, इतने शोज हमने किए हैं, और मुझे अब इसमें मजा आता है। मतलब मैं कुछ भी करता हूँ, इवन मैं आज पूरे दिन में डांस सिखा के और अभी यहाँ आया हूँ, तो मुझे मजा आता है, मैं थकता नहीं हूँ इस चीज में। तो मैं जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, उनको तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पैशन को समझें। और टाइम लगता है आपको, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें ही परफेक्ट हूँ। आपको टाइम लगेगा, आपका दिल क्या कहता है, आप एक बार उसमें वर्क करिए। हो सकता है साल 2 साल 3 साल। कुछ पैशन ऐसे भी होते हैं जो आपको 4 साल बाद 5 साल बाद रियलाइज होते हैं इसमें मैं बेस्ट हूँ, मैं यही करूंगा। जैसे लाइक मेरा एग्जांपल 2014 से लेकर 2017 तक पता ही था मैं क्या कर रहा हूँ, बस मुझे मजा आ रहा था। ये नहीं सोचा था मुझे इसमें करियर बनाना है। जैसे ही 2017 वाला शो करवाया, मुझे उसके बाद लगा कि अब मैं ऐसे शोज जो होंगे वो मैं खड़े करूंगा, और मैं डेफिनेटली एक दिन ये करूंगा। तो वहां से मुझे वाइब आई कि डांस में बहुत बड़ा स्कोप है, डांस में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आप इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं, आप वेडिंग प्लानर बन सकते हो, आप संगीत कर सकते हैं, आप एनुअल फंक्शंस कर सकते हो। आपकी 100 से ज़्यादा इनकम सोर्सेज बन जाती है। मैंने अपना साउंड सेटअप भी मैंने चलाया हुआ है, मेरे फोटोग्राफी भी जो है मैंने कैमरे भी चलाए हुए हैं। और इन सब करने के बाद मुझे लगा कि मेरा जो असली पैशन है वो डांस ही है। तो मैंने 2014 से 2020 है, मैंने अप्रोक्स 10 से ज़्यादा बिजनेस रन किए हैं। उसमें से मैं सबसे ज़्यादा जो सक्सेस हुआ वो डांस में ही हुआ। तो मैं डांस को इसलिए क्योंकि मैं उसको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से वो चीज़ फील किया है। तो जो आपका हॉबी होता है वो कब पैशन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको रियलाइज कभी कभी 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी होता है। लेकिन जो हॉबी होता है, जो आपका पैशन है, जो आपका मन करे, दिल करे कि हाँ इसमें मुझे काम करने से मजा आ रहा है, आपको वही काम करना चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल, जो मेरे गुरुजी हैं सुमित सर, वो कहते थे कि मैं 8th फेल हूँ, है ना। और उन्होंने मुझे फर्स्ट ऐसे गाइडेंस किया था, तो मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बोला मैं 8th फेल हूँ, लेकिन आज उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि वो 8th फेल है। वो उनका इंग्लिश टोन, उनका कन्वर्सेशन, उनका क्लाइंटे से बात करना, उनके मैथ्स कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है जो शायद एक सीए भी नहीं कर पाए। मैं उन सर को बहुत मानता हूँ, रिस्पेक्ट उनके लिए। और वो उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि एक जो डांसर होता है वो 1 मिनट के अंदर 3000 से ज्यादा स्टेप्स कर सकता है, एक डांसर। तो ये शायद वर्ल्ड में ऐसा कोई सीए नहीं होगा या ऐसा कोई मैथमेटिशियन नहीं होगा जो इतनी स्पीड से कैलकुलेशन है। क्योंकि हम लोग जब डांस करते हैं तो हम लोग कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, आगे दिमाग चलता है कि हम क्या स्टेप्स करने वाली, कब हाथ क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फुटवर्क्स क्या होंगे, आपके हेयर्स की स्टाइल होती है, उसके अंदर मेकअप्स होता है। तो इतनी सारी चीज़ें को जब एक परफॉर्मर फॉलो करता है, वो फील करता है कि यार मुझे 1 मिनट में ये परफॉर्मेंस देना, मुझे सेलेक्ट होना है। तो वो जो कैलकुलेशन होती है ना, वो एक सिर्फ डांसर में हो सकती है। तो डांस को बहुत पेरेंट्स ऐसे समझते हैं कि डांस एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप जैसे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, आप डांस को एज ए ब्रेन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना दिमाग को एक्टिवेट कर सकते हो डांस के थ्रू। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी पैशन हॉबी है वो आप उसको फॉलो करें,
और ज़रूरी की भीड़ के साथ ही चलें, कुछ हटके भी आपको काम करना चाहिए। आई थिंक परफेक्ट है। एंड आपके केस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके फादर और जो पेरेंट्स है वो भी सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन आपने एक बार उनको प्रूव कर लिया। एग्जैक्टली। तो जो पैशन अगर आप कोई फॉलो करते हैं तो आई थिंक उसमें वो बहुत जरूरी होता है कि ठीक है आपने अपने आप को तो कन्विंस कर लिया, लेकिन आपको दूसरों को भी कन्विंस करना पड़ेगा उस चीज को सक्सेसफुली करने के लिए। आई थिंक वो बहुत अच्छी बात है। और पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। सिर्फ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि जो आपका हमेशा अच्छा चाहेंगे, कभी आपको ऐसा बुरा नहीं चाहेंगे। तो मेरे फादर को भी जब मैंने प्रूव किया, शो दिखाकर, तो उनको बहुत प्राउड फील होता। और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा जहाँ पे भी वो सुखी रहे, सक्सेस रहे। तो ये चीज़ तो पेरेंट्स में होती है। परफेक्ट। एंड जैसा कि अभी आपकी जर्नी के बारे में तो हमने जाना, लेकिन आप इसके अलावा भी, जैसा कि मैं जानता हूँ और मैंने आपसे बात करी थी इससे पहले, कि आप जो सोसाइटी में अवेयरनेस है उसके लिए काफी भी काम कर रहे हैं, काफी उसके लिए जो है आपने अपने शेड्यूल के अंदर एक पार्ट बना लिया है, जो कि कैंसर अवेयरनेस के लिए जो आप सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या जो है वो अवेयरनेस जो है आप बताना चाहते हैं। ये बहुत एक इमोशनल स्टोरी भी है और दिल के बहुत करीब है। जो मैं ये शोज़ करता हूँ, वो मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में जब तक जीऊँगा, जब तक 100 शोज़ करूँगा। तो 2017 तक मैंने शोज़ किए। 2018 हर साल हमारा एक था कि हम लोग शोज़ करेंगे। देन मेरे फादर को उसी दौरान, मेरे फादर 2017 वाला शो मतलब जो था वो भी नहीं देख पाए। 2016 के अंदर क्या हुआ कि हमें पता चला कि उनको कैंसर बीमारी हुई है और बहुत अच्छे हेल्दी थे, हिंदुस्तान जिंक से रिटायर्ड थे। अब एक फादर जो होते हैं वो सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी भर कमाई करूं, अपने बच्चों को खुश रखूं, एंड उसके बाद वो रिटायर होते हैं तो उनको लगता है कि अब जो मैंने इनको इतना सब दिया है, अब रिटर्न में मुझे मिले। एक फादर यही चाहते हैं। तो मेरे फादर जैसे ही रिटायर हुए 2014 के अंदर, देन उसके बाद 2016 में हमें पता चला कि उनको कैंसर है। वो भी पता चला 3 मंथ्स बाद। जैसे उनके यहाँ से सूजन आ गई थी, तो फादर ने नॉर्मल लिया, हमने भी नॉर्मल लिया कि होता है। फादर का थोड़ा सा ऐसे चेहरा जो था वो ऐसे फूला हुआ ही रहता था, तो हमने कहा नॉर्मल सा कोई होगा। देन उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा उसमें सूजन आ गई, तो हमने लगा कि एक बार बताना चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मैं दिल्ली था, मैं दिल्ली वर्कशॉप्स ले रहा था, डांस सीखने के लिए गया था मैं दिल्ली। और वहाँ पे मैं धर्मेश सर, राघव सर, जो भी डांस क्लास के अंदर जजेस हैं, उनसे मैं सीख रहा था। एंड मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो 15 डेज़ का था। और इधर फादर को सूजन हो गई, और इधर मुझे मेरे 7 डेज होने के बाद भैया का कॉल आया कि घर आजा जल्दी, पापा एडमिट है। तो आई वॉज लाइक कि अचानक से क्या हो गया? तो मैंने बोला ठीक तो है। वो बोले हाँ ठीक तो है, पर तू डांस छोड़ के तू जल्दी आ जा। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। तो वहाँ से मैं फटाफट से दिल्ली से उदयपुर आया, एंड आते ही मैं घर आया, एंड देन हॉस्पिटल गया। तो फादर को मैंने देखा यहाँ पर मेरी सूजन हुई। तो मैंने बोला, मम्मी को पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नॉर्मल सा सूजन है, और टीबी हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम वो थे। देन 7 दिन वो वहाँ रहे, हमने वहाँ उनकी केयर की। देन उनको घर लेके आए, लेकिन वो सूजन कम नहीं हुई। तो हमें लगा कि कोई अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। तो उसके बाद गीतांजलि हॉस्पिटल लेके गए। तो कैंसर को देखने के लिए बायोप्सी रिपोर्ट होती है। उन्होंने इनकी बायोप्सी रिपोर्ट करते हैं तो पता चल जाएगा कि इनको क्या बीमारी है। तो फर्स्ट चेकअप में कुछ नहीं आया, सेकंड चेकअप में कुछ नहीं आया, थर्ड चेकअप में भी कुछ नहीं आया, फिर भी सूजन नहीं गई। अब इसको देखते देखते 1 मंथ के आसपास हो गया, अप्रोक्स 45 डेज या 50 डेज हो चुके थे। देन हमें लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोचा अहमदाबाद बताएं। तो अहमदाबाद में जो ये बायोप्सी रिपोर्ट होती, फादर को यहाँ पे ट्यूमर था, उसके अंदर आ रहा था, और वो छोटा सा इस साइज का था। बट कैंसर जो एक बीमारी है वो इतनी भयानक है कि जो वो ट्यूमर होता है वो फिर धीरे 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 इसको बड़ा हो जाता है, एक गांठ जैसे होता है। देन वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो हमने जो अहमदाबाद से हम लोग ये बायोप्सी रिपोर्ट लेने जाते थे, वो कुछ हॉस्पिटल में 21 दिन में आती थी, कुछ 7 दिन में आती थी, कुछ 10 दिन में आती थी। तो हम लोग वहाँ पे जाके देखा यहाँ ट्यूमर है। तो वो चेक कैसे होता था, यहाँ से उसकी जो कैमरा है वो यहाँ से जाता था, यहाँ से होते हुए यहाँ, तब तक आप मुंह ही खोल सकते हैं। तो बहुत उसके अंदर उनको प्रॉब्लम फेस हुई। तो वहाँ पे भी 2 बार चेकअप हुआ, 21 दिन बाद रिपोर्ट आती थी। मैं जाके अहमदाबाद जाता था और आता था, तो तब तक भी ऐसा नहीं हुआ कि इनको कैंसर है। देन उसके बाद हमने फिर से एक बार चेकअप करवाया अमेरिकन के अंदर। अमेरिकन में हमने चेक किया, तो यहाँ से फिर से वो चेकअप किया, जब तक पापा की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। एंड फिर चेक आया कि पॉजिटिव है, कैंसर है इनको। और तब हमको डॉक्टर ने बुलाया घर पे कि
नहीं, हॉस्पिटल में ही उन्होंने बुलाया कि आपको ऐसा-ऐसा कैंसर है और कीमोथेरेपी वगैरह ये पूरा बताया कि कीमोथेरेपी वगैरह। तब तक मैं तो बहुत डांस में, इस फील्ड में मेरे ऑलरेडी इतने बच्चे, वो सब डांस सिखाना शेड्यूल ऐसा था कि घर पे इतना टाइम नहीं देता था पूरे इवेंट्स और इनमें। जैसे ही पता चला कि कैंसर है तो मैं बहुत रोया उस दिन। मम्मी को, भैया को नहीं बताते हुए मैं बहुत रोया उस दिन। और मुझे ऐसा फीलिंग आ गई थी कि यार कैंसर है, क्योंकि सुना था कैंसर वाले बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ था कि यार अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं है फादर के लिए। तो फिर डॉक्टर ने मेरे भैया और मुझे भी ऐसा बताया था कि आपके अंदर, घर के अंदर जो भी आपके काम हो, ज़रूरी वो 5-6 मंथ में आप कर लीजिए। और जो भी आपकी, मतलब उनका कहने का ये था कि 5-6 मंथ तो रह पाएंगे। तो हमें ये पता चल गया था कि हमारे फादर ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तो कीमोथेरेपी उनकी लगती थी, तो विदिन 3 मंथ्स के अंदर अंदर फादर के सारे बाल चले गए थे, आईब्रोज चली गई थी, क्योंकि कीमोथेरेपी इतनी भयंकर, मतलब एक जो इंजेक्शन लगता है कीमोथेरेपी, उसके बाद उनकी हालत इतनी खतरनाक खराब हो जाती है कि आपके सारे बाल झड़ जाते हैं। पूरा बॉडी के अंदर जितने आपने ज़िंदगी भर में जो प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस वो सब आपने गेन किए, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ट्यूमर ठीक होने लगता है उससे। तो डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलूँ तो वो ऐसा बताते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद वो सेल्स जो होता है वो बढ़ता नहीं है, वो उतना ही होगा और धीरे-धीरे छोटा होता जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स इसके अंदर ठीक भी होते हैं, बहुत सारे पेशेंट इसके अंदर ठीक नहीं भी होते हैं। बट फादर बहुत स्ट्रॉन्ग मैन थे। उन्होंने मतलब उनकी जो वेट था वो 80 से 40 आ गया था और बहुत पतले हो गए थे, चेहरा पूरा पतला हो गया था, सूजन ठीक होने लग गई थी और हमें लगा कि वो रिकवर हो रहे हैं। बट डॉक्टर ऐसा बता रहे थे कि 5-6 मंथ ही आप ये रह पाएंगे। देन उसके बाद फादर का जो हेल्थ था वो बहुत अच्छा था। तो वो रिकवर भी किए, फिर से उनकी हेल्थ ठीक हुई। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में बताया, बहुत सारे जो ये आयुर्वेदिक इलाज होते हैं वो भी किया। उसके साथ साथ बहुत सारे भगवान की मन्नतें, कोई जैसे गाँव में होता है ना, देवरे ले जाना, यहाँ ले जाना, ये मंदिर ले जाना, बहुत सारी जगह गए। लेकिन उनकी रिकवरी जो थी वो कुछ दिनों में ठीक होने लगी। हमें लगा कि अब ठीक हो रहे फादर, और फादर फिर बाहर जाते थे, वापस पहले जैसे हो गए थे। बट फिर उनको पाइल्स की बीमारी फिर से हो गई थी। पाइल्स की बीमारी होने की वजह से, एक नॉर्मल इंसान पाइल्स किसी को होता है तो वो ठीक हो जाता है, बट पापा को कीमोथेरेपी लग गई थी, कैंसर हो चुका था। देन उसके बाद पाइल्स जब हुआ तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाए उससे। और मुझे याद है 3 सितंबर को वो जब मतलब हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे लास्ट वर्ड यही बोले थे, और मेरे पास फोटो भी है उनका, हाथ मेरे हाथ में था, और उन्होंने बोला कि तू बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे प्राउड है तुझ पे। ये बात उन्होंने बोली, और ये मैंने किसी को नहीं बोली घर में, क्योंकि मम्मी और भैया दूसरे रूम में थे और मैं ऐसे बात कर रहा था और फादर ने ऐसे मुझे बोला। देन उसके बाद मैं बाहर आया और फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने ऐसा बोला कि वो हिल नहीं रहे, वो पैरालाइज हो गए थे। और कीमोथेरेपी लगने के बाद आपकी हालत इतनी डाउन हो जाती है, उसके बाद आपको मॉर्फिन की टैबलेट्स आती है, वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त वो टैबलेट है। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो इंजेक्ट करके, ताकि वहाँ पेन नहीं होता है, तो वो मॉर्फिन लेते थे। वो डॉक्टर ने बोला आप 2 मॉर्फिन दिन की दे सकते हो, वो 4 या 5 मॉर्फिन खाने के बाद भी ऐसे ऐसे गिरते थे। तो उनकी बॉडी वो पेन सहन नहीं कर पाई और 3 सितंबर को पैरालाइज हो गए थे। देन उसके बाद मैंने भी देखा, उनसे बात करने की, लेकिन वो नहीं है इन पे, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहे थे। उनका हाफ जो बॉडी था वो पूरा पैरालाइज हो गया था। फिर उसके बाद 9 सितंबर को फिर उनकी डेथ हो गई। उस दिन की भी बहुत एक इमोशनल स्टोरी है। मेरा उस दिन एग्जाम था MHRM की पढ़ाई, मैं साथ डांस भी कर रहा था और इस साथ पढ़ाई भी कर रहा था। मेरा उस दिन MHRM का एग्जाम था और मैं एग्जाम देने गया कॉमर्स कॉलेज, और 8:30 बजे भैया के 2-3 कॉल आए। मैं एग्जाम रूम में था, मैंने उठाया नहीं। मैं 10:30 बजे फोन उठाया, मैंने कहा हाँ भैया। बोले कि अरे एक बार घर आ जाओ। और उस दिन विराट कोहली आया था और मेरा 8 शूट चल रहे थे उस दिन। विराट कोहली का वो वहाँ था और मैंने 60 का क्राउड वहाँ भेज दिया 9 सितंबर को। 60 लोगों का जो क्राउडेज होता है ना, वहाँ भेज दिया। वो दर्शक उस फ्रेम में आ चुके थे और मुझे वहाँ से, कॉलेज से वहाँ जाना था। इधर मेरे भैया को लाया, काम कर, अभी तबीयत ज़्यादा खराब है, आप घर आ जाओ। तो मैंने सब छोड़ के मैं घर गया और भैया ने भी डायरेक्टली नहीं बताया कि पापा एक्सपायर हो गए। तो जैसे मैं घर आके देखा कि फादर ऐसा हो गए, जो हम लोग पहले से ही, हमें पता था ऐसा होने वाला है। तो वहाँ पे मैं घर गया और इधर जैसे पता चला, फिर वो मम्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मम्मी मतलब इतना सब उन्होंने देखा, आंखों से सब चीज़ किया, इतने दिनों से उनकी सेवा की, और हम लोगों सबको पता था कि फादर नहीं जी पाएंगे। तो हमने बहुत उस चीज़ को लिया कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पेन जो था, वो इमोशन था, वो पहले ही हम लोगों को पता था। तो हम बहुत रोए, मम्मी बहुत रोती है, हम भी बहुत रोए। लेकिन उस दिन पता था कि अब ऐसा होना ही है। देन उनको पूरा ऐसे वो किया, और इधर मेरे विराट कोहली वाला शूट चल रहा है, और इधर सारे स्टूडेंट, मेरे जो डांस एकेडमी के जो बच्चे थे, 60 का क्राउड था, एक पूरी बस भर के डबोक सुबह 3 बजे उस दिन लेने आई और वहाँ पे गई। और उनको जैसे ही पता चला
कि सर के फादर का डेथ हो गई, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला हमको घर जाना है। उन्होंने बोला आपको अचानक क्या हो गया? उन्होंने बोला हमको बस घर ही जाना है। तो जो बच्चे थे वो रोने लगे। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे सर के फादर की डेथ हो गई है तो हमें जाना पड़ेगा, हम ये शूट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार अभी आप फ्रेम में आ चुके हो, प्लीज़ आपको ये शूट करना ही पड़ेगा। और मेरे बच्चे भी मेरे दिल के इतने करीब, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ये शूट करना ही नहीं है। उस दिन बहुत नुकसान हुआ उस कंपनी का जो ये एड शूट करवा रही थी, और उन सब बच्चों ने बोला कि नहीं हमें जाना ही है। तो एक कोई डायरेक्टर था, उसने बोला यार चलो इन बच्चों को भेजते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से वो बस करके और यहाँ पे वो आई। और आती मेरे फादर का जब तक देहांत हो गया, हम लोग शमशान जाके फिर से घर आ गए थे। और आते ही पता है मैंने उनको क्या बात बोली? मैंने बोला कि आप लोगों को काम छोड़ के नहीं आना चाहिए था, उस काम को कंप्लीट करना चाहिए था, फिर आते आप। अब ऐसा हो गया फादर के साथ। जब मतलब मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं रो रहा हूँ, लेकिन आते ही मैंने उन बच्चों को बोला कि जिंदगी में कभी काम छोड़ के नहीं आना चाहिए। आपको वो काम खत्म करके आप मेरे से इमोशनल कनेक्टेड हो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको वो वहां से छोड़ के नहीं आने देता, चाहे कुछ भी होता है। शो मस्ट गो ऑन। बच्चों को ये सिखाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। तो लेकिन बच्चे भी इमोशनली कनेक्ट, वो भी क्या करेंगे, वहाँ पे आना ही था और उनकी भी गलती नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आना ही था तो एक उनको सर को रिक्वेस्ट करके वो काम खत्म करके देन आप आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती। बट बच्चों ने बोला सर ऐसा हो गया, हम कुछ नहीं। और फिर वहाँ पे वो ऐसा चीज़ हुई। तो बहुत इमोशनल स्टोरी है पापा की इस बीमारी के पीछे। देन उसके बाद फादर को कैंसर हुआ। 2016 के अंदर उनकी डेथ हुई। एंड 2017 में मैंने फर्स्ट शो किया था। और उस दौरान मुझे फील हुआ कि यहाँ फादर अगर होते आज 2017 तो शायद बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ फादर को प्राउड फील। बचपन से मुझे उन्होंने बहुत मारा है और हमेशा उन्होंने नालायक ही बोला है मुझे, नालायक 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 ऐसे करके। तो मुझे 2017 के अंदर ऐसा लगा कि काश आज वो उठते, वो प्रोग्राम देखते तो शायद बहुत खुश होता है। और लास्ट मतलब मुझे उन्होंने बहुत मारा हुआ है। तो जब ये पैरालाइज हुए थे 3 सितंबर को, उससे पहले 3-4 दिन पहले मैंने उनका एक कोई काम नहीं किया था। जब वो बात कर रहे थे हमसे, मैंने उनका काम नहीं किया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि गेहूं लेके आ जा। मम्मी मुझे 3-4 दिन से बोल रही थी, मैं लेके नहीं आया। और पापा को पता नहीं कौन सी पावर आई, मतलब जब वो उठ भी नहीं पाते थे बेड से, उन्होंने मुझे दौड़ के मुझे मारा यहाँ पीछे बहुत जोर से। और फिर वो पापा भी रोने लग गए, मैं भी रोने लगा और मैं बहुत रोया उस दिन। पापा भी बहुत रोए, मैं भी रोने लग गया। तो पापा बोले काम किया कर टाइम से, ऐसे 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 करके। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि यार इनके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। मतलब एक बेड से सोया हुआ इंसान, वो कैसे इतनी पावर से वो मारने के लिए आ गए। तो वहाँ मुझे इतना डर लगा, वहाँ मैं बहुत रोया, पापा भी रोए। फिर वापस पापा बेड पे चले गए, फिर मेरे घर वाले सारे रोए। वो बहुत एक इमोशनल सीन था मेरे लिए। तो फिर मैंने फील किया कि अब फादर को प्राउड फील भी करवाना है। और मैं भी उस दिन बहुत रोया था। देन वो दिन तो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। देन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अब मैं कभी पापा को ऐसा फील नहीं करवाऊंगा कि मैं उनका नालायक बेटा, उनको हमेशा मैं प्राउड फील ही करवाऊंगा। तो उसके बाद ये सब हुआ। और उसके बाद 2017 वाला शो हमने किया, बहुत अच्छा किया। फिर उसके बाद मेरे शो हर बार आते गए। हर बार सोचा था कि डांस के ऊपर शो करेंगे, लेकिन इस बार का जो शो है, जो हमारा डांस फॉर कैंसर वॉरियर शो है, ये पूरा डेडिकेटेड फादर को ही है। लाइक कैसे उन्होंने कैंसर के ऊपर, कैंसर से लड़े, वो कैसे वो बीमार हुआ, कैसे उनको केमोथेरेपी लगा, और कैसे लेडीज़ के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेडीज़ अगर कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी की वजह से उनके सारे बाल चले जाते हैं। तो मैंने अपने गांव में करीब अभी रिसेंटली बताता हूँ मैं आपको, मेरे घर के आसपास पड़ोसी में कम से कम 10 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको कैंसर हुआ है। बहुत भयानक बीमारी है। तो ये जो बीमारी को हमने बहुत क्लोजली इसको देखा है। तो इस बीमारी के लिए मुझे मतलब एक ऐसा ये शो खड़ा करना है जिस वजह से लाखों लोगों की इस वजह से मदद हो। मतलब एक मैसेज स्प्रेड करना है इस शो के थ्रू कि कैंसर अवेयरनेस लेके आना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कभी भी कैंसर किसी को भी हो सकता है। हमने जो मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, 3 साल वाले बच्चे, 2 साल वाले बच्चे वहाँ एडमिट थे, और किसी को भी कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। तो बहुत भयानक बीमारी। अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर 28 लाख से ज़्यादा लोग अभी कैंसर से पीड़ित हैं, और उसमें से मुश्किल से 50,000 लोग सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत भयानक बीमारी है। और जिनके घर में, जिनके फैमिलीज में ये बीमारी हुई है, उन्होंने फील किया है, वो हमसे काफ़ी कनेक्टेड हुए हैं इस शो के थ्रू। क्योंकि हम लोगों का जो ये शो है वो इसीलिए है कि वुमेन्स जो हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जेंट्स लोग फिर भी बाहर जा सकते हैं,
वो मतलब उनको लगता है कि टाट हो गई तो कोई बात नहीं, हम लोग फेस कर सकते हैं। बट आप इमेजिन करो कि किसी लेडीज के अगर कैंसर हो रहा है और उसके बाल सारे चले गए, आईब्रो चलेगी, वो अपने आप को आईने में नहीं दिख पाती, वो समाज को कैसे दिखाएगी? तो वो साल साल भर बाहर नहीं जाती लेडीज। तो लेडीज के अंदर ये मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये इवेंट के माध्यम से हम लोग उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जिनके कैंसर की वजह से बाल चले गए हैं लेडीज़ के। तो हमने इस इवेंट में 100 वुमेन का टारगेट किया है कि इसमें हमारी मदद करें, हेयर डोनेट करें। 12 इंच तक कोई भी जो लेडीज़ एंड गर्ल्स है वो अपने बाल डोनेट कर सकती है, और इन्हीं हेयर से हम लोग विग बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उन कैंसर पेशेंट्स को देंगे जिनके बाल चले गए, उनको हम विग बना के वो सर्विस हम लोग देना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं इवेंट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फादर की जो इमोशंस थे कैंसर की वजह से, वो मुझे मतलब यहाँ ऐसा लग गया कि मुझे अब कैंसर के लिए हेल्प करनी है। जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ कैंसर की हेल्प करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारे जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मदद कर रहे हैं वो भी। उन्होंने ऐसे बताया कि जहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है नॉर्मल पेशेंट्स का, अगर आप हमारे थ्रू अगर वो जुड़ते हैं तो उनका हम लोग 10,000 20,000 में हम इलाज करवाएंगे। और अभी बहुत अच्छी योजना है चिरंजीवी योजना, जिसमें वो डायरेक्टली इसमें हमसे जुड़ सकते हैं। जिसको कैंसर हुआ है वो डायरेक्टली चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकते हैं। 10 लाख रुपीज़ तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये मुझे भी नहीं पता था, मैं इसके लिए भी अवेयर कर रहा हूँ जिनको कैंसर हुआ है या कोई भी बीमारी हुई है तो चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छे लेवल पे इस योजना का लाभ लोग ले रहे हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो ये इसमें हमको सपोर्ट मिल रहा है। इवन उदयपुर का जो मीडिया है हमको वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। उदयपुर ब्लॉग, उदयपुर वाले, 1 to All, इंस्पीरो, 94.3, काफ़ी लोग हैं जो हमको इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उदयपुर के लोग इतने हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट हमें मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब डांस कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ डांस ही कर रहे थे, हम लोगों को ये मीडिया और ये सब कुछ पता नहीं था। बट जैसे ही हम नोबल कोज के लिए हमने एक मुद्दा उठाया तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतने लोग सपोर्ट के लिए आए हैं। और हम लोग 5 सितंबर को ये इवेंट करेंगे, तो आई थिंक वर्ल्ड में इस इवेंट की चर्चा होगी। और जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि कैंसर पेशेंट्स को मदद मिले, जैसे तैसे भी उनके लिए मदद हो सके, मैक्सिमम लोग इसमें हेल्प करें। वही इस इवेंट का जो असली हेल्प होगी वो हो पाएगी। परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा दैट कि आपके फादर जहाँ भी, आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज जो आप काम कर रहे हैं जैसा आपने बताया, और जो आपका एक इमोशन है इसके प्रति, आई थिंक वो काफ़ी कमेंडेबल है। जो भी आप मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप डोनेशन, हेयर डोनेशन के ऊपर जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उनको डेडिकेटेड, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल नहीं, बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा। बिकॉज जो आपका जो इमोशन है वो आई थिंक वो इतना प्योर है कि वो ऑटोमेटिकली जो इस चीज़ को है वो सक्सेसफुल कर देगा। तो जितने में मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि जैसे आपने भी जो स्टोरी सुनाई उसके अंदर आपने बताया कि डिटेक्शन में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे स्टेजेस में लोग क्या कर सकते हैं, क्या फर्स्ट स्टेप हो सकता है, या फिर कैसे जो इस टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है? जैसे कोई भी बीमारी होती है अगर आपको, तो फर्स्ट आप उसको विदिन 7 डेज के अंदर आप इसको डॉक्टर को बताइए, चेकअप्स कराइए। मेरे फादर के केस में भी ये हुआ था कि सूजन आई थी, तो हमने 1 मंथ तक देखा था कि ये क्यों आई है। तो जब तक वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर किसी को लगता है अर्ली स्टेज में अगर कैंसर के बारे में पता चल जाता है, लाइक इसमें स्टेजेस बनाई गई है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो आपको अगर फर्स्ट स्टेज में अगर वो बीमारी पकड़ में आती है कैंसर की, तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड वही अगर बीमारी आपने डिले कर दिया, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, एंड फोर्थ स्टेज में आपको पता चलता है कि ये कैंसर की बीमारी है, तो वहाँ पेशेंट्स का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप किसी भी बीमारी को आप लाइटली ना लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी सूजन है या कुछ भी आपके इनसाइड बॉडी में पेन हो रहा है, तो तुरंत विदिन, आप ये मत सोचिए कि मैं फैमिली मेम्बर्स को कैसे बताऊं या उसको अंदर ही अंदर ना रखिए। अगर आपको पता चलता है कि मुझे ये पेन है तो आप अर्ली स्टेज में चेकअप करवाइए। और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती है जो 1 मंथ के अंदर आपको पता चला और सेकंड मंथ में आपको डेथ हो जाती है, लाइक कोरोना। 14 डेज में हम लोगों का कितने मेरे फ्रेंड्स है इस पैंडेमिक में एक्सपायर हुए हैं। तो आप इसको लाइटली तो बिल्कुल ना लें। और कैंसर को अभी तक तो कोई इलाज इसका आया नहीं है कि इससे बिल्कुल ठीक हो सके। बट कैंसर किसी को भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी बॉडी को अंदर स्टार्टिंग से आप लोग प्रोटीन विटामिन का पूरा ध्यान रखें। बचपन से आप ऐसे फूड खाएं जो आपको लगता है कि 40-50 के एज में आने के बाद लाइक हम लोगों के प्रॉब्लम ना हो। आप लोग हेल्दी फूड खाएं, डेली आप लोग एक्सरसाइज करें। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वीक में एटलीस्ट ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 2-3 डेज आप लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा।
आई थिंक परफेक्ट सजेशन है आपका। एंड बस मैं आखिरी में अब मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि जो आपका अभी आप जो शो लेके आ रहे हैं जी। वो एक बार आप वापस से बता पाए दर्शकों को कि कब है, कैसे जुड़ सकते हैं लोग उसके साथ में और क्या आप कर रहे हैं उसके अंदर, एक बार अगर आप वापस बता पाए। ओके। हमारा जो शो है JDC डांस स्टूडियो प्रेजेंट डांस फॉर कैंसर वॉरियर्स, एंड मेरी जो संस्था है उसका ये फर्स्ट इवेंट है जिनल फाउंडेशन का। तो जिनल का जो वर्ड है उसमें JIN मेरे नेम से है, एन मेरे फादर का नाम है नाथूलाल जी सालवी, तो मैंने वो एन फादर से लिया है। तो जिनल फाउंडेशन मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो लास्ट के NHAL जो वर्ड है वो मैं कुछ सालों बाद आपसे शेयर करूंगा। अभी राइट टाइम नहीं है उसके लिए बताने का, तो बहुत लॉन्ग प्लानिंग है। मेरे दिल के बहुत करीब जिनल फाउंडेशन है, एंड JDC डांस स्टूडियो मेरी डांस एकेडमी का नाम है। और हम लोग जो ये इवेंट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं डांस फॉर कैंसर वॉरियर्स। इस इवेंट में हमारा जो प्लान है कि 100 से ज़्यादा महिलाएं अपने हेयर डोनेट करें, और इस इवेंट में आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है कि किसी डांस एकेडमी के बच्चे हेयर डोनेट कर रहे हैं, उनकी मॉम्स डोनेट कर रही है। जो हमारे डांस कम्युनिटी के लोग हैं इसी में मोस्टली लोग वो हैं जो हेयर डोनेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा शो हो रहा है कि इंडिया के अंदर कि 100 से ज़्यादा जो लेडीज़ है अपने हेयर डोनेट कर रही है 12 इंच तक के, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एंड हमको 5 बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में इसका मेंशन हो चुका है, कंफर्मेशन मेल आ चुका है कि इट्स अ रिकॉर्ड। एंड हम लोग लाइव जज भी बुला रहे हैं, जो भी हेयर डोनेट करेंगे उनके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। और अब तक हम लोग 90 लेडीज़ के आसपास हम लोगों के पास डिटेल्स आ चुकी है कि वो हेयर डोनेट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस अवेयरनेस को लेकर लोग जागरूक हुए हैं उदयपुर में, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लेडीज़ एंड गर्ल्स जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं वो प्लीज़ आप इसमें सपोर्ट करिए। आप एक जैसे रक्तदान हम लोग करते हैं, जैसे 3 मंथ्स में ब्लड फिर से बॉडी के अंदर आ जाता है, वैसे ही आपके जो केश दान है आप केश दान कर सकते हैं। हमारे जो बाल होते हैं वो सैलून में जाके कटते हैं और वो कोई काम नहीं आते हैं। आप इस इवेंट के थ्रू आप लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको कैंसर हुआ है। आप एक बार इसको सर्च करिए, जिनकी फैमिली में कैंसर हुआ है आप उनके पास आप बैठिए, उनको देखिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम फेस होती है। तो हम लोग प्लीज़ उदयपुर के अंदर ऐसा फर्स्ट टाइम इवेंट हो रहा है, तो आप सभी अगर हमसे जुड़ेंगे और उन लोगों की मदद होगी जो बहुत इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आप उन लेडीज़ के बारे में सोचिए कि जो जिनको कैंसर होता है और वो साल भर तक बाहर नहीं निकलती, सोसाइटी में नहीं निकलती, क्यों? सिर्फ एक वजह कि मुझे मेरा चेहरा बहुत खराब दिखेगा, मेरे बाल नहीं दिखेंगे, लोग कैसी कैसी बातें करेंगे कि इसको क्या हो गया, तरह तरह के सवाल पूछेंगे। तो उन लेडीज़ की हमको मदद करनी है। हम लोग जो ये हेयर डोनेट करेंगे उनमें से अगर 100 वुमेन्स डोनेट करती है हेयर्स तो उससे सिर्फ 10 विग्स बनेंगे, और जो विग बनने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंड काफ़ी जो हेयर्स होते हैं उनमें से भी बहुत सारे हेयर रिजेक्ट होते हैं, कोई ड्राई है कोई कैसा है। तो विग कंपनी क्या होती है कि बहुत सारे हेयर्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है कि ये हेयर काम नहीं आएंगे, और वो तो बड़ी मुश्किल से 100 लोग अगर हेयर डोनेट करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 10 विग बनेंगे। और आई थिंक इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 28 लाख साल भर में कैंसर पेशेंट्स होते हैं और बहुत मेजर प्रॉब्लम है। उनमें से 10 वीक्स बहुत छोटी अमाउंट है। अगर आप लोग मैक्सिमम लोग इस अवेयरनेस में हमारे साथ देंगे तो हम लोग हर 3 मंथ्स में ऐसा एक इवेंट कर सकते हैं जिसमें आप हेयर डोनेट कर सकते हैं। हर सैलून में जाके हम लोग उनको बोलेंगे कि कोई भी हेयर कट करता है तो आप उनको अप्रोच करिए कि आप थोड़े से बाल ज़्यादा कटवाइए, 12 इंच तक आप हेयर कटवा सकते हैं, ताकि वो आपके जो हेयर है वो वेस्ट ना जाए और किसी के काम आए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस उदयपुर में इस इवेंट के थ्रू अवेयरनेस हम लोग लाएंगे और हम लोग कैंसर पेशेंट्स की इसमें मदद करेंगे। मैक्सिमम आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम इस इवेंट के अंदर फंड रेज भी कर रहे हैं। हम लोग ये फंड उन लोगों की मदद के लिए करेंगे जिनको कैंसर हुआ है और उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि गाँव में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग अवेयरनेस भी हम लोग इसके लिए करेंगे। आप लोग टबैको मत खाइए, सिगरेट मत पीजिए, इनसे भी कैंसर होता है। तो हम लोग ये अवेयरनेस फैलाएंगे और ये फंड हमारा यूटिलाइज होगा उन पेशेंट की मदद करने के लिए जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। और हम लोग ये अवेयरनेस भी हम लोग गाँव-गाँव जाके फैला रहे हैं कि है ना कैंसर इस वजह से होता है, और इनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। जिनको कैंसर सडनली पता चला है वो लोग एक बार के लिए तो ऐसा हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, उनको पता नहीं चलता, उनको उल्टे दिन शुरू हो जाता है कि हम लोग मेरी फैमिली का क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। तो हम लोग ये इवेंट करवा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको एक मोटिवेट मिले कि इतने लोग ठीक हो चुके हैं, आप भी उस रेस में आइए। ऐसे मत सोचिए कि हम लोगों का क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। इस इवेंट के माध्यम से तो यही मैसेज हम लोग स्प्रेड करना चाहेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे कैंसर वॉरियर्स लोग होंगे जो ठीक हुए हैं इस जंग में। तो आप लोग भी इस इवेंट में हिस्सा बनिए और देखिए कि कितने लोग इससे रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। क्योंकि जो डेथ रेशियो है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग उससे घबरा जाते हैं इस बीमारी से।
और इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं आपके विल पावर से, आपके फैमिली के सपोर्ट से। एंड हम लोग एक एक्ट भी लेकर आए हैं इस इवेंट में, कैंसर एक्ट, जिसमें हमने यही मैसेज दिया है कि अगर फैमिली का साथ हो एंड आपकी विल पावर है तो आप इस बीमारी से जीत सकते हैं। एंड जो हमारी चीफ गेस्ट हैं वो परिन सोमानी मैम हैं, जो लंदन से हैं, एंड वो 65 की एज में मिस वर्ल्ड अभी बने हैं एंड मिस इंडिया 2021 भी हैं वो। एंड वो 2 टाइम्स कैंसर वॉरियर्स है। आज उनको हम देखते हैं तो ऐसे लगेगा वो 21 ईयर्स के हैं, बट वो एक सबसे बड़े इंस्पिरेशन है कैंसर के लिए, जो 2 बार उनको कैंसर हुआ और दोनों बार रिकवर हुआ है और आज 65 की एज में मिस वर्ल्ड है। तो आप सबसे बड़े जो हमारे इंस्पिरेशनल है वो परिन सोमानी मैम है। हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग इसमें इनवाइट कर रहे हैं एंड इंस्पिरो के माध्यम से हम लोग ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको अभी कैंसर हुआ है और वो बहुत ही डीमोटिवेट हो चुका है, उसकी फैमिली बहुत डीमोटिवेट हो चुकी है, तो आप इस इवेंट में उनको इन्वाइट कीजिए। कोई चार्जेस नहीं है इस इवेंट के लिए और आप वहाँ देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट होंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो जब देखेंगे कि इतने लोग जब ठीक हुए हैं कैंसर से तो हम लोग भी ठीक होना चाहेंगे। तो ये हमारा इवेंट का मेन एक इनिशिएटिव है कि हम लोग ऐसा इवेंट करवाते रहेंगे कैंसर पेशेंट्स के लिए। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स इसमें जुड़े हैं, उनके वहाँ पे ये फंक्शंस होंगे, उनके पेशेंट्स वहाँ आ जाएंगे। अगर इनकेस कोई पेशेंट ऐसा भी होता है कि कैंसर में वो बैठ नहीं पाता है, तो हम लोग हॉस्पिटल के साथ ये इवेंट करना चाहेंगे, जिसकी वजह से उनको अगर इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन आ भी जाती है तो एटलीस्ट हॉस्पिटल वहाँ रहेगा, उनका पूरा स्टाफ रहेगा, वो उनको टेक केयर कर सकते हैं। तो यही इवेंट के लिए हम लोग इस मुद्दे के साथ इस इवेंट को करना चाह रहे हैं 5 सितंबर को MLSU ऑडिटोरियम। एंड हमारा जो इवेंट की टाइमिंग्स है वो 3 PM to 6 PM है एंड 5:30 to 6:30 हम लोग हेयर कट करवाएंगे, हेयर डोनेशन करवाएंगे एंड 7 PM तक ये इवेंट पूरा एंड हो जाएगा। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि काफ़ी नोबल कोज है आपका, जो Noble आप cause है। जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं। Thank you. एंड आई होप दैट जैसे कि आपको पता है दैट इंस्पायरो आपके पूरे सपोर्ट में है Exactly. एंड हम भी कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे जुड़े एंड ऑल्सो जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि जो लोग हैं तो आसपास इन चीज़ों से अवेयर हैं या फिर उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और जो खुद गुजर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बहुत हेल्प अच्छा है। तो आई थिंक आप बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है, आपको बेस्ट ऑफ लक भी है दैट जो इवेंट है वो काफी सक्सेसफुल जाएगा एंड जो भी चीज आप जो अवेयरनेस आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो ऑल द बेस्ट टू यू सर। थैंक यू सो एंड मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जो कहानी है आपकी और जर्नी है वो शेयर करी, हमको काफी अच्छा लगा, प्लस मुझे भी काफी कुछ जानने को मिला। एंड स्पेशली अब अगर कोई मेरे साथ अगर आसपास कोई ऐसा कुछ रहता है तो मैं भी कुछ एक्शंस ले सकता हूँ, या फिर मेरे को पता है कि अच्छा ठीक है हाँ मैं किसी से बात कर सकता हूँ इसके बारे में। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सर for sharing everything which you just said. Thanks to Inspiro. Okay. Great. So we are connecting. I think your tagline is already connecting people. So connecting dots. Connecting dots. So हम लोग भी connecting dots बनना चाहेंगे. Thank you so much. Great. So thank you so much for staying connected with us, and we'll see you in another episode.